ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो सुनसान बीहड़ में खतरनाक अपराधियों के बीच फंस जाती है। ये लोग उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और फिर उसे मारने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एमा अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहां हमें एमा नाम की एक टीचर दिखाई देती है। आज उसकी आखिरी क्लास है क्योंकि इसके बाद लंबी छुट्टी होने वाली है। सारे बच्चे छुट्टियों पर जाने वाले हैं और उनके साथ साथ टीचर्स भी, इसलिए एमा अपने पिता के पास जा रही है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो रिसेप्शन पर पहुंचती है, वहां की एक लेडी उसे एक कैंपिंग बैकपैक देती है जो उसके एक फ्रेंड ने भिजवाया था। इसलिए वो बैकपैक लेकर अपने पिता के घर की तरफ निकल जाती है। कुछ देर बाद एमा रास्ते में अपने पिता को कॉल करती है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। लोकेशन मिलते ही वो अपने फोन में टाइमर लगा लेते हैं ताकि उन्हें पता लग सके कि एमा कितनी तेजी से आगे आ रही है और वो उसके पल पल का हिसाब रख सकें। दूसरी तरफ गुंडों का एक समूह अपनी गाड़ियों में कुछ गैर कानूनी सामान भरकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। इन्हीं में से इनके लीडर का नाम बॉसमैन है। इसके बाद ये लोग अपनी गाड़ियों से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला उनकी गाड़ी को रोकता है और ड्राइवर के पास पहुंचता है। इस गाड़ी को पीट नाम का लड़का चला रहा होता है। पुलिस वाले को देखते ही वो काफी घबरा जाता है क्योंकि पहली बार वो इस तरह के काम में शामिल हुआ था। पुलिस वाला पीट से ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। पीट उसे लाइसेंस दे देता है, लेकिन उसकी घबराहट देखकर पुलिस वाले को शक होने लगता है। वो उनसे पूछता है कि गाड़ी के पीछे क्या रखा है और उसे दिखाने के लिए कहता है। बॉसमैन कहता है कि पीछे कुछ नहीं है, वो लोग बस दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं और गाड़ी में उनके घर का सामान है। मगर पुलिस वाले को अब शक हो चुका था और वो बार बार गाड़ी के पीछे देखने की जिद करता है। तभी इनके बाकी साथी भी वहां पहुंच जाते हैं और पुलिस वाले का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। वो उससे आगे का डायरेक्शन पूछते हैं, लेकिन पुलिस वाले का पूरा ध्यान उसी गाड़ी पर होता है। वो बार बार एक ही बात कहता है कि मुझे बताओ गाड़ी के पीछे क्या रखा है। जब दूसरी गाड़ी में बैठे लोगों को समझ आता है कि पुलिस वाला उनकी बातों में नहीं आ रहा, तो वो बाहर निकलकर उसका मजाक बनाने लगते हैं ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ कर सकें। इसी दौरान पुलिस वाला समझ जाता है कि ये सभी लोग आपस में मिले हुए हैं और जरूर कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। वो अपनी बंदूक निकालने लगता है और तभी बाकी लोग भी हथियार निकाल लेते हैं। अब सभी एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े थे। इतने सारे लोगों को सामने देखकर पुलिस वाला डर जाता है और उनसे कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मगर तभी बाज नाम का आदमी उसके सिर पर हमला कर देता है, जिससे पुलिस वाला बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद ये लोग उसे घसीटकर अपनी गाड़ी में डालते हैं और वहां से आगे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एमा की गाड़ी भी बंद पड़ जाती है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि उसका रेडिएटर गर्म हो चुका है। वो मदद के लिए फोन निकालती है, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तभी उसी रास्ते पर वो गुंडे भी पहुंच जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो रोड से नीचे उतरते हैं और पुलिस वाले को बाहर निकालकर उसे मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि पुलिस वाले ने उनकी शक्ल देख ली है। अगर उन्होंने उसे जिंदा छोड़ दिया तो वो कहीं न कहीं से उन्हें ढूंढ निकालेगा। इसलिए अब उसका जिंदा रहना इन सभी के लिए खतरा था। हालांकि बॉसमैन खुद उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो पीठ से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम पुलिस वाले को देखकर घबराते नहीं तो पुलिस वाले को हम पर शक ही नहीं होता, इसीलिए अब इसे मारना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके बाद वो पीठ को बंदूक देते हैं, मगर उसका हाथ कांपने लगता है क्योंकि उसने आज से पहले कभी बंदूक नहीं चलाई थी। इसलिए बॉसमैन उससे कहता है कि तुम्हारे पास 3 गोलियां हैं। सामने जो पत्थर नजर आ रहा है, पहले उस पर 2 गोलियां चलाओ, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद तुम पुलिस वाले को गोली मारना। इसलिए पीठ बंदूक उठाता है और पुलिस वाले के सामने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एमा को गोली की आवाज सुनाई पड़ती है, इसलिए वो अपनी कार से एक बोतल निकालकर उसी तरफ बढ़ने लगती है जहां से गोली चली थी। उधर पीठ भी बंदूक लेकर तैयार था। एमा जैसे ही वहां पहुंचती है, उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सामने एक पुलिस वाला था और उसके चारों तरफ बंदूकें लिए कई लोग खड़े थे। तभी पीठ गोली चलाता है जो पुलिस वाले के कंधे में जा लगती है। ये देखते ही एमा डर जाती है और उसके हाथ से कांच की बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है। उसकी आवाज सुनते ही सभी लोगों का ध्यान एमा की तरफ चला जाता है। एमा जैसे ही समझती है कि वो पकड़ी गई है, तुरंत भागने लगती है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती और गुंडे उसे पकड़कर वापस ले आते हैं। जमीन पर पटकते ही बॉसमैन कहता है कि अब पुलिस वाले के साथ इसे भी मारना पड़ेगा क्योंकि इसने हमारी शक्ल देख ली है। तभी बोयला उसकी तरफ देखकर कहता है कि इसे ऐसे ही मार देना बेवकूफी होगी, पहले इसके साथ मजे लेंगे और फिर इसे खत्म कर देंगे। बॉसमैन को भी उसका आइडिया पसंद आता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि जो भी इसके साथ पहले जाएगा वही इसे मारेगा। इसी दौरान एमा की नजर पुलिस वाले पर पड़ती है। वो देखती है कि पुलिस वाला होश में आ चुका है और धीरे धीरे रेंगते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ रहा है। वो एमा को इशारा करता है कि वो कुछ न बोले
और शांत रहे। उधर बाकी लोग एमा के साथ गलत करने के लिए तैयार थे। थोड़ी देर बाद एक आदमी सिक्का उछालकर तय करने की बात करता है कि पहले कौन जाएगा। बोएला सिक्का जीत जाता है और एमा को लेकर झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी पुलिस वाला अपनी कार में बैठकर वहां से भागने लगता है। ये देखते ही सभी अलर्ट हो जाते हैं। बोएला ने एमा के हाथों में हथकड़ी लगा रखी थी, इसलिए वो भी पुलिस वाले के पीछे दौड़ता है, लेकिन उसका बेल्ट वहीं गिर जाता है। बॉसमैन देखता है कि पुलिस वाला कार से भाग रहा है और बाकी लोग पैदल उसके पीछे हैं। वो तुरंत अपनी गाड़ी से स्नाइपर राइफल निकालता है और पुलिस वाले के सिर में गोली मार देता है। उधर एमा की नजर जमीन पर पड़े उस बेल्ट पर पड़ती है। वो किसी तरह उसे अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि उसी में हथकड़ी की चाबी होती है। चाबी निकालकर वो खुद को आजाद कर लेती है। इसी दौरान उसे अपने पिता की सिखाई हुई बातें याद आती हैं कि अगर वो कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो उसे क्या करना चाहिए। अब एमा समझ चुकी थी कि इन लोगों से बचने के लिए उसे खुद ही रास्ता निकालना होगा। तभी उसे सामने एक चाकू नजर आता है। वो चाकू उठाकर वहां से निकल जाती है और अपनी कार तक पहुंचकर जरूरी सामान के साथ कैंपिंग वाला बैकपैक भी ले लेती है। लेकिन तब तक बॉसमैन को उसके भागने का पता चल जाता है। वो अपने साथियों से कहता है कि अगर वो लड़की बच गई तो हम सभी बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि उसने हमारी शक्ल देख ली है और उसे ये भी पता है कि हमने पुलिस वाले को मारा है। इसलिए किसी भी कीमत पर उसे ढूंढ कर निकालो, मुझे उसकी लाश चाहिए। उधर एमा के पिता घड़ी की तरफ देख रहे होते हैं। उनके हिसाब से अब तक एमा को वहां पहुंच जाना चाहिए था। वो बाहर आकर रास्ते की तरफ देखते हैं और कुछ देर इंतजार करने के बाद एमा को कॉल करते हैं, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। इससे उनकी चिंता और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ एमा पहाड़ के ऊपर पहुंच चुकी थी। वो लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को संभालती है और फिर अपना बैकपैक चेक करने लगती है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें उसके काम आ सकती हैं। उसे पता था कि अपनी जान अब उसे खुद बचानी होगी, क्योंकि अगर वो दोबारा उन लोगों के हाथ लगी तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी ये 6 लोग उसकी कार के पास पहुंच जाते हैं और उसकी तलाशी लेने लगते हैं। वहां मिले एमा के पेपर्स से उन्हें उसके बारे में काफी जानकारी मिल जाती है। बॉसमैन कहता है कि इस बीहड़ में किसी के पैरों के निशान छिप नहीं सकते, इसलिए एमा के निशान ढूंढो और उनका पीछा करो। वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। उधर एमा भी आगे बढ़ रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि उसके पैरों के निशान देखकर ये लोग आसानी से उसका पीछा कर सकते हैं। इसलिए वो अलग अलग दिशाओं में जाकर कई निशान छोड़ देती है और अपने पैरों के निशान मिटाती जाती है, ताकि उसके पीछे आने वाले लोग उसकी सही दिशा को लेकर कंफ्यूज हो जाएं। और तब एमा एक दिशा में भागने लगती है, जबकि वो लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी बीच एक किसान वहां से गुजर रहा होता है। तभी उसे रोड पर एमा की गाड़ी नजर आती है। वो गाड़ी रोककर देखने जाता है कि आखिर ये किसकी गाड़ी है। तभी उसे एमा के पेपर्स मिलते हैं, जिनमें उसके पिता का नाम भी लिखा होता है। ये किसान उसके पिता का दोस्त था। एमा का नाम देखकर वो जोर जोर से उसे पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए वो तुरंत उसके पिता को कॉल करके पूरी बात बताता है कि उसे बीहड़ के बीच एमा की गाड़ी मिली है, मगर एमा वहां नहीं है। उसके पिता उससे एग्जैक्ट लोकेशन पूछते हैं और कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो वहां पहुंच रहे हैं। इसके बाद वो तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं। उधर बॉसमैन का ग्रुप भी उस जगह पहुंच चुका था जहां एमा ने अलग अलग दिशाओं में पैरों के निशान छोड़े थे। 3 अलग अलग ट्रैक देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि एमा किस तरफ गई है। तब बॉसमैन कहता है कि हम 3 टुकड़ियों में बंट जाते हैं, हर टुकड़ी में 2 लोग होंगे, तीनों अलग अलग ट्रैक पर जाएंगे और जैसे ही किसी को वो लड़की नजर आए रेडियो पर बाकी सबको खबर करेगा। इसके बाद सभी मिलकर उसे खत्म करेंगे। उसकी बात पर सब तैयार हो जाते हैं और अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। वहीं एमा बीहड़ में लगातार आगे बढ़ती रहती है। काफी देर तक भटकने के बाद उसे तेज प्यास लगने लगती है। तभी उसे पानी नजर आता है और वो तुरंत वहां पहुंचकर पानी पीने लगती है। लेकिन तभी दूर से बोएला की नजर उस पर पड़ जाती है और वो पहचान जाता है कि यही वो लड़की है। उसका साथी तुरंत रेडियो निकालकर बाकी लोगों को खबर करने लगता है, लेकिन बोएला उसे रोक देता है। वो कहता है कि अगर बाकी लोगों को पता चल गया तो वो यहाँ आकर सीधे इस लड़की को मार देंगे, मगर मैं अभी भी इसके साथ जबरदस्ती करना चाहता हूँ। इसलिए वो कहता है कि पहले हम दोनों इसके मजे लेंगे, फिर बाद में बाकी लोगों को बुलाएंगे और इसे खत्म कर देंगे। उसका साथी भी मान जाता है और दोनों धीरे धीरे एमा की तरफ बढ़ने लगते हैं। सबसे पहले बोएला एमा के पास पहुंचता है और उस पर बंदूक तान कर पानी का डब्बा मांगता है, क्योंकि उसे भी प्यास लगी थी। एमा डरते हुए उसे पानी दे देती है। वो पानी पीकर फिर उस पर बंदूक तान देता है और इसी बहाने उसके करीब आने लगता है। एमा उससे छोड़ देने की गुहार करती है, लेकिन बोएला उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी एमा अपना चाकू निकालती है और उस पर लगातार वार कर देती है,
जिससे बोएला की मौत हो जाती है। उसे मारने के बाद एमा को अपने पिता की बात याद आती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रोकने के लिए उन्हें मारना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेंगे दूसरों को चैन से नहीं रहने देंगे। उधर एमा के पिता भी उसकी गाड़ी के पास पहुंच चुके थे और किसान अभी वहीं मौजूद था। वो चारों तरफ पैरों के निशान देखते हैं और समझ जाते हैं कि एमा इसी तरफ भागी है, जबकि उसके पीछे 6 लोग लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें अपनी बेटी तक पहुंचना होगा। उन्हें पता था कि एमा बहुत स्ट्रांग है और आखिरी दम तक लड़ सकती है, क्योंकि उन्होंने हमेशा उसे ऐसी ही परिस्थितियों के लिए ट्रेनिंग दी थी। लेकिन एक बात उन्हें अब भी परेशान कर रही थी। जब एमा ने एक बार किसी जानवर को गोली मारी थी, तभी से उसका दिल हिंसा को लेकर बदल गया था और उसने तय कर लिया था कि वो दोबारा कभी किसी को नहीं मारेगी। इसलिए उन्हें डर था कि जब ये लोग उसके करीब पहुंचेंगे तो कहीं वो खुद को बचाने के लिए उन्हें मारने से रुक न जाए। तभी दूसरी तरफ बोएला का साथी डैनी एमा को उसी जगह खड़ा देखता है, लेकिन बोएला वहां नजर नहीं आता। उसे शक होता है और वो तुरंत अपने साथियों को रेडियो पर बताता है कि एमा उसके सामने है, लेकिन बोएला उसके पास जाने के बाद जमीन पर पड़ा है। शायद एमा ने उसे मार दिया है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके सभी लोग यहाँ पहुंचें। बाकी लोग भी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान एमा ने वॉकी टॉकी पर उनकी पूरी बातचीत सुन ली थी। वो वॉकी टॉकी उठाती है और वहां से भागने लगती है। अब बॉसमैन का पूरा ग्रुप उसके पीछे दौड़ रहा था। भागते भागते एमा एक पहाड़ पर पहुंचती है और ऊपर से उन्हें आखिरी वार्निंग देती है कि उसने पुलिस को खबर कर दी है और 2 घंटे के अंदर पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी। इसलिए उनके पास भी सिर्फ 2 घंटे हैं। यहाँ से जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ, वरना हमेशा के लिए काल कोठरी में सड़ोगे। लेकिन बॉसमैन साफ कह देता है कि आज चाहे कोई भी यहाँ आ जाए, एमा उसके हाथों से नहीं बच सकती। थोड़ी देर बाद एमा पहाड़ के ऊपर पहुंच जाती है और डैनी भी उसका पीछा करते हुए पहाड़ तक पहुंच जाता है। तभी एमा ऊपर से एक पत्थर नीचे फेंकती है जो सीधा डैनी के सिर पर जाकर लगता है। एमा को लगता है कि वो मर चुका है, इसलिए वो नीचे उतरकर उसके हथियार लेने पहुंचती है। लेकिन इससे पहले कि वो बंदूक उठा पाती, डैनी अचानक उस पर हमला कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। एमा की सांसें टूटने लगती हैं। तभी उसके हाथ डैनी की बंदूक तक पहुंच जाते हैं और वो सीधे उसको गोली मार देती है। गोली की आवाज काफी दूर तक जाती है और बॉसमैन भी उसे सुन लेता है। वो वॉकी टॉकी पर पूछता है कि क्या हुआ। तभी एमा कहती है कि अब दूसरा भी गया, सिर्फ तुम 4 लोग ही जिंदा बचे हो। मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ, आगे आओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब चारों को एहसास हो चुका था कि उन्होंने गलत लड़की से पंगा ले लिया है। ऊपर से काफी समय से पानी न मिलने के कारण उनकी हालत भी खराब हो रही थी। लेकिन बॉसमैन सबको संभालते हुए कहता है कि अपने दर्द को संभालो, जब तक हम उस लड़की को नहीं मार देते आगे बढ़ते रहो। वहीं दूसरी तरफ एमा का पिता भी पानी की टंकी के पास पहुंच जाता है और बोएला की लाश देखकर समझ जाता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। वहीं थोड़ी देर बाद बॉसमैन के साथियों को एमा कुछ दूरी पर नजर आती है, इसलिए बॉसमैन तुरंत राइफल निकालकर निशाना लगाता है और गोली चलाते ही एमा नीचे गिर जाती है। ये देखकर सभी उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन कुछ दूर आने पर उन्हें एहसास होता है कि एमा वहां से आगे भाग रही है। बॉसमैन दोबारा गोली चलाता है, मगर एमा इस बार भी बच जाती है। तब वो अपने साथियों से कहता है कि मैं यहीं से उस पर निशाना लगाए रखूंगा ताकि वो ज्यादा दूर न जा सके। तुम लोग धीरे धीरे उसके पास जाओ। वहीं दूसरी तरफ एमा के पिता को अपनी ट्रेनिंग और बेटी पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो वापस घर आकर बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि एमा उनके घर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। वहीं बॉसमैन के तीनों साथी आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच एमा एक घर के अंदर पहुंच जाती है जहां उसे लोहे का एक खंजर नजर आता है, इसलिए वो उसे उठाकर अपने पास रख लेती है। जैसे ही उनका एक साथी घर के अंदर दाखिल होता है, एमा उस पर हमला कर देती है। तभी बॉसमैन की नजर पीठ पर पड़ती है जो बाहर ही बैठा था और अंदर जाने से बच रहा था। बॉसमैन उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम यहीं खड़े रहे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, इसलिए अंदर जाओ और उस लड़की को ढूंढो। मजबूरी में पीठ घर के अंदर चला जाता है, लेकिन वहां एमा उसे पकड़ लेती है और उसकी बंदूक छीनकर उसके गले पर चाकू रख देती है, जिससे पीठ गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मैंने कभी किसी को नहीं मारा, मैं इनकी तरह नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। उसकी बात सुनकर एमा उसे छोड़ देती है, लेकिन तभी पीठ बाहर आकर सबको चिल्लाते हुए बता देता है कि एमा इसी घर के अंदर है। ये सुनते ही एमा चाकू उसकी तरफ फेंकती है जो सीधा उसकी पीठ में जा घुसता है। उधर बॉसमैन परेशान होकर बाज को आवाज देता है, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। उसे लगता है कि उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं, इसलिए वो धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगता है। इसी बीच घर के अंदर बाज और एमा का सामना हो जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे एमा जमीन पर गिर जाती है। बाज उस पर बंदूक तान कर खड़ा होता है,
लेकिन एमा उसके मेल ईगो से खेलते हुए कहती है कि तुम एक लड़की को ऐसे ही बंदूक से मारोगे? अगर सच में लड़ना है तो मेरे सामने आकर दो दो हाथ करके देखो, तभी तुम्हें अपनी मर्दानगी का एहसास होगा। ये बात बाज के दिल पर लग जाती है और वो अपनी बंदूक फेंक कर एमा पर टूट पड़ता है, लेकिन मौका मिलते ही एमा उस पर पलटवार करती है, जिससे बाज नीचे गिर जाता है। इसके बाद एमा एक मेटल की चीज उठाकर उस पर तब तक वार करती है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। अब उसके सारे साथी मारे जा चुके थे और सिर्फ बॉसमैन जिंदा बचा था। एमा जैसे ही बाहर आती है, देखती है कि बॉसमैन ने उस पर बंदूक तान रखी है। एमा उससे भी कहती है कि तुम मुझे ऐसे ही मार दोगे, मुझे एक मौका देकर देखो। बॉसमैन हंसता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास एक मौका है, तुम्हारे हाथ में भी बंदूक है, हम गन ड्यूल खेलते हैं। जिसने पहले गोली चलाई वो सामने वाले को मार गिराएगा। लेकिन बॉसमैन को पता नहीं था कि एमा के पिता मिलिट्री में रह चुके हैं और उन्होंने बचपन से ही एमा को ऐसी ही ट्रेनिंग दी है। जैसे ही खेल शुरू होता है, एमा दोनों बंदूकों से गोली चलाती है और बॉसमैन को ढेर कर देती है। हालांकि उसके कंधे पर भी एक गोली लगी थी। थोड़ी देर बाद वो अपने पिता के घर पहुंच जाती है। जैसे ही उसके पिता एमा को देखते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। इसके बाद एमा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरी घटना के बाद एमा ने अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखा, खासकर हिंसा को लेकर कि हिंसा कब सही है और कब गलत। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप पुलिस वाले की जगह होते तो उस गाड़ी को जाने देते या उसे रोककर चेक करते? कमेंट करके जरूर बताएं।